हेलो साथियों, वेलकम बैक टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। आज आप प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन टॉपिक का जो चैप्टर था आपका फिजिक्स का, उसमें एक टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित सभी टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम आपको सबसे पहले समझाएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के बाद आप देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं। इसके बाद देखेंगे आप अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश अपवर्तन के नियम समझेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रकाश अपवर्तन के एग्जाम्पल, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें या दिशाएं, दशाएं जिसे कह सकते हो, या नियम, या इसके बाद में लास्ट में देखेंगे आप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा जो होती है, दिशा मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। प्रकाश किस दिशा में जा रहा था? पहले प्रकाश की दिशा आपको दिख रही है। अगर ये दिशा में जा रहा था, ये जाता तो ऐसे ही इधर को जाता है ना। अगर आप यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो ये आप देखें, प्रकाश को ऐसे ही जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब वो क्या हुआ, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगा, तो वास्तविक में क्या हुआ? वास्तविक में उसका रास्ता बदल गया। किस कारण से बदला? क्योंकि एक माध्यम, जो पहले माध्यम था, वहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और रही होगी, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और रही होगी। क्योंकि प्रकाश की चाल में परिवर्तन हुआ, इस कारण से प्रकाश के दिशा में भी परिवर्तन हुआ, और प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ऊपर सघन माध्यम, ऊपर विरल माध्यम है। अगर ऊपर विरल माध्यम होगा और नीचे सघन माध्यम होगा, यहां पे देखिए, तो क्या होगा? जो प्रकाश होगा वो जो अविलंब खींचा गया है, ये जो हरी लाइन से खींचा गया अविलंब है, जो अविलंब खींचा गया वो विलंब की तरफ झुक जाएगा। जाना चाहिए था सीधा इधर को, लेकिन उधर ना जा करके क्या हो रहा है, ये उधर ना जा करके क्या हो रहा है, अविलंब की तरफ झुक गया है। दूसरे केस में देखिए, प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही है दूसरे केस में, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन माध्यम के परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, वो विलंब से दूर चली गई। तो प्रकाश का अपवर्तन अगर आप समझें, तो प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कारण क्या होता है हमने पहले ही बता दिया आपको, कि जो प्रकाश का अपवर्तन का कारण है वो मुख्य कारण है, प्रकाश जो है जब अलग अलग माध्यम में चलता है तो उसकी सघनता के आधार पर उसकी चाल होती है। सघन माध्यम होगा तो चाल कम होगी, विरल माध्यम होगा तो चाल ज़्यादा होगी। तो आप देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो वह अपनी सीधी रेखा से, अपने रास्ते से क्या होता है, थोड़ा मुड़ जाता है। हो सकता है विलंब की ओर या विलंब से दूर मुड़ जाए। तो विचलन जो होता है, यह विचलन जो होता है, ये प्रकाश की गति के परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो रास्ता परिवर्तित हुआ किस कारण से हुआ? प्रकाश की गति में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, या प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण हुआ। अब ये परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि जब भी ये विभिन्न मार्गों से, विभिन्न माध्यमों से गुजरता है तो इसके चाल में परिवर्तन आता है। जो चाल में परिवर्तन आता है तो दिशा में परिवर्तन आता है, और प्रकाश की किरण की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो आपको ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे
हमने कुछ केसेस लिए हैं आपको समझाने के लिए कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है किस प्रकार से कैसे होता है। तो समझिएगा, यहाँ प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है क्या होता है? प्रकाश ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, ऐसे ही जाना चाहिए था। वास्तविक में रूट इसका तो यही था ना। वास्तविक में इसका रूट क्या था? यही तो है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता, आपने बहुत पहले पढ़ा। लेकिन ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अविलंब की ओर झुक जाता है। किधर झुक जाता है? अविलंब की ओर झुक जाता है, यानी कि इसका अपवर्तन हो रहा है, अपने मार्ग से ये विचलित हो रही है। और ये मार्ग में जो विचलन है यही तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नहीं जाना चाहिए था, किधर? इधर जाना चाहिए था, किधर चला गया? मैं फिर से बनाता हूं। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? उधर ना जाकर के ये अविलंब की ओर झुक गया। तो ये क्या कहलाया? ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ये प्रक्रिया क्या कहलाई? ये कहलाई प्रकाश का अपवर्तन, आपने पहले पढ़ा। और ये जो हरी लाइन से खींचा हुआ ये क्या है? ये अविलंब है। अविलंब कैसे होता है? जिस सतह से, जो दो अलग अलग माध्यम होते हैं, जिस सतह पे मिल रहे होते हैं, नीचे सघन माध्यम है, जिस सतह पे मिल रहे हैं उस सतह पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसी को बोलते हैं अविलंब या नॉर्मल। ये 90 डिग्री पे खींची गई है। अभी आगे की आप बाकी डिटेल समझेंगे। तो आपने देखा, प्रकाश यदि जो प्रकाश की किरणें हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। जाना किधर चाहिए था, गई किधर है? देख रहे हैं आप, अविलंब की तरफ झुकी हुई हैं। अगला केस देखते हैं। यदि प्रकाश का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा तब क्या होगा? तो वो अविलंब से दूर हटेंगे। यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, ये सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, वैसे क्या होना चाहिए? प्रकाश के गुण के कारण ही प्रकाश की किरणों का गुण क्या होता है? वो सदैव सीधी रेखा में गति करती हैं, वो सीधा जाना चाहिए था। लेकिन क्या होगा? ये अविलंब से दूर भागेंगे, यानी जिस रास्ते पे जा रहे थे उस रास्ते पे न जा करके और उससे दूर थोड़ा खिसक जाएंगे। तो ये प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन हुआ। इसको आप देखें, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती हैं तो वह अविलंब से दूर हटती हैं। ये आपका सतह है, अपवर्तन सतह कह सकते हो इसको आप। ठीक है, अब देखिए अगला केस, जिसे आप याद रख सकते हैं, जरूरी है। अब कैसा भी माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हूँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि प्रकाश की किरणें उसी सतह पर लंबवत गिरें, लंबवत का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी गिरें, तो बिना पथ में विचलन के ये सीधा सीधा निकल जाएंगी। अगर ये जो प्रकाश की किरण है सतह पर सीधी गिरती हैं, कैसी गिरती हैं? सीधी गिरती हैं, तो बिना विचलन के क्या होती है? सीधी निकल जाती हैं, है ना। बिना विचलन क्या होगा? सीधी निकल जाएंगी। तो आप याद रख सकते हैं, जब प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम पर लंबवत गिरता है तो बिना विचलन के सीधा चला जाता है। चाहे ऊपर सघन माध्यम हो, नीचे विरल माध्यम हो, चाहे ऊपर विरल माध्यम नीचे सघन माध्यम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक कंबाइन एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। देखिएगा, यदि प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ये जो प्लेन है, ये जो सतह है, ये जो प्लेन है, सतह है,
इसके लंबवत गिर रही हैं तो क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, जैसे ही गिर रही हैं, जैसे आ रही हैं वैसे ही सीधा सीधा निकल जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर विरल माध्यम, बीच में कांच है देख रहे हैं, नीचे फिर से विरल माध्यम, तो विरल सघन विरल बिल्कुल कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, सीधी निकल जा रही हैं। लेकिन प्रकाश किरणें ऊपर से देखिए, यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही हैं, सघन माध्यम है तो क्या हो रहा है, ये अविलंब की तरफ झुक जा रही हैं। जाना किधर था इनको, इनको इस ये जो रेखा बनी हुई है अगर इसको देखें तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन उधर ना जाकर के क्या हो रही है, ये थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक गई। यानी ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये सघन माध्यम है और सघन माध्यम में प्रकाश अविलंब की ओर झुकता है, जबकि यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, वो अविलंब से दूर हटेगा। इस रास्ते पे जाना चाहिए था लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा दूर होके जा रहा है, मतलब क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला अपवर्तन नियम की। तो आपने भी देखा अपवर्तन में क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। हमने बताया प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलन प्रदर्शित करती है। इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाश अपवर्तन के नियम देखते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या है, हमने अभी बताया कि आपने अभी देखा है कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब क्या है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है या जाता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलन प्रदर्शित करता है ना, जिसे ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जिस मार्ग पे जा रहा था सीधा नहीं जाएगा, उससे थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे समझना, हमने चित्र आपके लिए लिया है, समझिएगा इसको। जो किरण आती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। अब जो किरण अपवर्तन के बाद जाती है उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तित किरण। अब दोनों सतह के, दोनों माध्यम के बीच में एक सतह है, ये अपवर्तन सतह कहला सकता है, कह सकते हैं इसको, ये अपवर्तन पृष्ठ है, सतह है ना। और अभिलंब जो खींचा गया है वो अपवर्तन सतह से कैसे खींचा गया है, 90 डिग्री पर खींचा गया है अभिलंब, जिसे आप कैपिटल N से लिखते हैं। ऊपर देख रहे हैं विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, और दोनों माध्यम को एक लाइन से अपवर्तन सतह से दर्शाया गया है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये भी आपने ऊपर देखा। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण जो आपतित होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण या एंगल आई कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल आई। यहाँ पे क्या है एंगल आई, ये है आपतन कोण। क्या है, आपतन आपतन कोण है, ये क्या है, आपतन कोण है। इसी प्रकार से एंगल आर क्या है, अपवर्तन कोण है। क्या है, अपवर्तन कोण, लिखा हुआ है सारा, देख लीजिए आप, है ना। तो अपवर्तन के नियम क्या कहलाता है, कहता है कि जो आपतित किरण है, यानी जो किरण आ रही है, और जो अपवर्तित किरण है, यानी कि अपवर्तन के बाद जो किरण जा रही है,
और आपतन बिंदु पर, जिस बिंदु पर किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, जहाँ पर ओ लिखा हुआ, ओ बना हुआ है, ये बिंदु क्या कहलाता है? ये बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, अर्थात इनको एक ही सतह पर, एक ही प्लेन पर ड्रा कर सकते हैं आप। जो दूसरा नियम है अपवर्तन का, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम क्या कहता है? किसी विशेष रंग के लिए, देखिए अलग अलग रंग के लिए आपतन कोण, जो अपवर्तन कोण होगा या जो अपवर्तन का जो प्रोसेस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, यानी कि तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। इसीलिए कहा गया है किसी विशेष रंग के लिए, आप ये चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रकाश के लिए आपतन कोण का ज्या, लेकिन विशेष रंग के लिए बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या विशेष वेवलेंथ के लिए। प्रकाश की किरण का जो आती है आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण मतलब जब प्रकाश किरण आ रही है और अविलंब के बीच का जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का ज्या मतलब साइन, ज्या का मतलब साइन, और आपतन कोण क्या कहलाता है? आई, तो साइन आई। और अपवर्तन कोण का ज्या यानी कि आई जो है साइन आर, यानी साइन आई और साइन आर, ये क्या कहलाता है? एंगल आई, और ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल आर। तो आपतन कोण यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण यानी कि साइन आर का ज्या जो होगा वो एक नियतांक होगा, जिसे जिसे हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं या स्थिरांक कहते हैं। फिर समझिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित होती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश किरण आपतित होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो अपवर्तित होती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित कोण और अविलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इस स्नेल नियमानुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम है, जो आपतित कोण का आपतित कोण का ज्या होता है, या आपतन कोण का ज्या होता है और अपवर्तन कोण का ज्या होता है, उसका अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है। नियतांक जो कि क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, साइन आई अपान साइन आर जो होगा वो एक स्थिरांक होगा, उसे म्यू से या एन से लिखते हैं, और एन ये और कुछ नहीं है, जिस माध्यम में प्रवेश कर रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, ठीक है। माध्यम टू का जो है अपवर्तनांक, ऊपर एयर है, नीचे अगर कहें ऊपर हवा है, एयर है, नीचे वाटर है, अगर मान लें कह दें, तो म्यू वाटर जो होगा वो कहलाएगा साइन आई अपान साइन आर। ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे ऐसे कह देता हूँ, लिख देता हूँ। मान लीजिए ये माध्यम ऊपर है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। आपको दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल आपको पता है, ये आई है, ये एंगल आर है। तो म्यू टू बराबर साइन आई अपान
साइन आर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण की। देखिए, सूर्य अस्त और सूर्य उदय होने के बाद भी कुछ देर तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। जो सूर्यास्त हो जाता है और सूर्य उदय होता है तो कुछ देर तक सूर्यास्त उदय होने वाला उसके पहले दिखने लगा, और सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी कुछ देर तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। आपने देखा होगा कि आप किसी भी पॉट में, किसी भी बर्तन में ग्लास रखें, पानी इसमें भरा हो ग्लास रखें, तो क्या होगा, वो बर्तन या पेंसिल ही रख दें या पेन रख दें, तो अगर आपने पेंसिल रखी है तो जहाँ से आप वो पानी भरा होगा वहाँ से वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि टूट के नीचे जुड़ गया है, ऐसा नहीं होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा एग्जाम्पल जो आप देखे होंगे कि जब बाल्टी में या टब में आप कोई भी बर्तन डाल दें, लोटा या भी कोई भी फ्राईदान या कुछ भी गिलास वगैरह डाल दें, तो जिस गहराई पे होगा उससे वो ऊपर दिखता है, यानी कि जो पॉट है, बर्तन है, वो नीचे ज़्यादा गहरा नहीं दिखता, ऊपर दिखता है। या कह सकते हो जिस बर्तन में पानी जो भरा हुआ है उसकी जो पेंदी है थोड़ी ऊपर दिखती है, जबकि वो ज़्यादा नीचे, थोड़ा नीचे होता है। और तीसरा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल है आकाश में तारों का जो है टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है, वो भी प्रकाश अपवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है भाई? देखिए, आपने पढ़ा कि प्रकाश जो होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग में विचलन प्रदर्शित करता है, लेकिन वही विचलन 90 डिग्री का हो जाए, यानी प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, नीचे जो है वो सघन माध्यम है और ऊपर जो है विरल माध्यम है। प्रकाश यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही हो तो प्रकाश ऐसे कोण पर आपतित हो, या प्रकाश का जो आपतन कोण इस प्रकार से हो कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए। अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। तब इस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। समझिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब पर जो आपतन कोण हो, यानी अभिलंब से जो नॉर्मल है, अभिलंब से जो आपतन कोण बन रहा हो वो उतना होना चाहिए जिससे अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए। हमें क्या करना है? अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बनाना है बस। उसके लिए आप आई खिसकाते रहो। जहाँ पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा वही क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है या क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? 48.75 डिग्री होता है। क्राउन कांच का कितना होता है? 41.14 डिग्री होता है। फिल्टर कांच का कितना होता है क्रांतिक कोण? 37.31। हीरे का 24.41। यानी हीरे को इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे क्या हो कि जो उसका आर हो, यानी कि जो ये कह सकते हो जो इंसिडेंट एंगल हो वो 24 डिग्री 24.41 डिग्री से ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा, अब प्रकाश अंदर ही अंदर घूमता रहेगा और हीरा चमकदार बन जाएगा। अभी आगे आप देखोगे।
अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसे कुछ लोग TIR के नाम से भी जानते हैं। TIR क्या होता है? प्रकाश की किरणों द्वारा सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, जैसा कि आपने क्रिटिकल एंगल अभी निकाला था, देखा था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो आपतन कोण हो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। अभी आपने देखा था। ये आपका सरफेस है और ये प्रकाश किरण इस प्रकार से प्रवेश की कि प्रकाश किरण इस प्रकार से कोण बनाते हुए प्रवेश की कि जो इसका आर है, आर मतलब एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री का हो गया। तब तो ये क्या कहलाया? क्रिटिकल एंगल कहलाया। लेकिन अगर ये जो एंगल है आई, यानी जो आपतन कोण है, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा? तब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में दोबारा वापस आ जाएगी। एक प्रकार से ये परावर्तन ही तो है। होना चाहिए था अपवर्तन, लेकिन क्या हो गया? परावर्तन। क्यों हो गया? क्योंकि प्रकाश इस प्रकार से ऐसे एंगल से प्रवेश की जिससे प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस आ गई। तो क्या बताया गया? यदि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तभी ये हो सकता है। अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तभी TIR संभव है। ऐसा आपतित कोण जिससे अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाए तो क्या कहलाएगा? ये क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन अगर जो आपतन कोण है, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है, वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, यानी जो ये एंगल होगा, अगर मैं बनाऊँ ये जो ब्लैक वाली लाइन है उसके बीच का जो एंगल होगा उसे हम थीटा अगर कहें तो थीटा जो है वो ज़्यादा है किससे? थीटा सी से। ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें या दशाएं, कंडीशंस क्या होती हैं। पहली बात तो प्रकाश का गमन जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए और जो आपतन कोण है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। यानी मैं अगर यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ, एक रे ड्रॉ करूँ, तो ये एंगल जो है ये सी कहलाता है। क्या कहलाता है? सी, क्रांतिक कोण, थीटा सी लिख सकते हो आप इसको। लेकिन TIR के लिए जो थीटा होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ये दो शर्तें हैं। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। सबसे पहला हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है? हीरा चमकता है क्योंकि उसका हीरे का क्या होता है? अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और बार बार एक बार जो प्रकाश किरण अंदर प्रवेश कर जाती है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और हीरा चमकदार दिखाई देता है। जब तरासे हुए हीरे में क्या होता है? प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो अंदर की सतहों पर जो अंदर के तल होते हैं वहाँ बार बार क्या होता है? परावर्तन होता है। इस स्थिति में क्या होता है? हीरे का जो आंतरिक पृष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा, हीरे के आंतरिक पृष्ठ का आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होता है और प्रकाश की जो किरणें होती हैं अंदर प्रवेश कर जाती हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है? वो चमकता हुआ नजर आता है। मरुभूमि में मृग मरीचिका क्या होता है? ये मिराज क्या होता है? मरुभूमि में क्या होता है? एक प्रकार का ये प्रकाश जो प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसमें जो मरुस्थल होते हैं
वहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब उल्टा और बड़ा दिखाई देता है। यानी वास्तविक में होता क्या है कि जो मरुभूमि होती है, यानी मरुस्थल होता है, वहाँ पर दिन के समय में जो ऊपर की सतह होती है उसका ताप ज़्यादा हो जाता है, वो वायु हल्की हो जाती है, ऊपर वाली वायु जो अपेक्षाकृत भारी होती है, यानी कि ऊपर वाले का घनत्व ज़्यादा होता है, नीचे वाले का घनत्व कम होता है, जिस कारण से वहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और इसी कारण से जो मरुस्थल में वस्तुएं होती हैं, पेड़ होते हैं, उनके प्रतिबिंब जो होते हैं उल्टे और बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िएगा। गर्मियों के दिनों में निकट जो पृथ्वी के निकट वायु होती है वो क्या होती है, ऊपर वाली वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप ऊपर के वाली जो घनत्वें होती हैं वो नीचे वाली परतों के अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो ऊपर वाली परत होती है उसका घनत्व नीचे वाली परत यानी कि जो पृथ्वी के संपर्क में होती है उससे अधिक होता है। और जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती हैं तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है और ये पुनः जो किरणें होती पुनः परिवर्तित होकर के ऊपर की ओर उठने लगती हैं, परंतु ऊपर की परतों का अधिक घनत्व होने के कारण ये अविलंब की ओर झुक जाती हैं, जो पृथ्वी से नीचे हुई आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी कारण से क्या होता है, मरुस्थल में स्थित जो पेड़ या अन्य कोई वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा दिखाई देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई डाउट रह जाए तो भी पूछें, और आप हमें साझा कर सकते हैं कि आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।